हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं लिबरलिज्म अप्रोच टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि रियलिस्ट का क्या अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिंसिपल और बाकी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, ताकि आपका एक बेस फॉर्म हो जाए। वो भी आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब शुरुआत करते हैं। तो लिबरलिज्म अप्रोच कैसी होती है वो हम पढ़ते हैं। लिबरलिज्म आपने पहले से पढ़कर आए हो ऑलरेडी, सेमेस्टर फर्स्ट में आपको ऑलरेडी पता है लिबरलिज्म के बारे में। आजकल हर जगह लिबरलिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। आजकल वर्ल्ड में जो है डेमोक्रेसी के साथ साथ लिबरलिज्म का ग्रोथ हो रहा है। और इसकी शुरुआत हुई थी जब एज ऑफ एनलाइटनमेंट आई थी इन द यूरोप। ठीक है। तो लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्फेयर में नहीं बल्कि हर स्फेयर में आपको देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म क्या चाहता है? फ्री ट्रेड चाहता है, ग्लोबलाइजेशन चाहता है, फ्री मार्केट चाहता है, प्रॉपर्टी राइट्स चाहता है। ठीक है। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्फेयर में तो डेमोक्रेसी चाहता है, यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज की बात होती है। लिबरलिज्म है क्या, इसके बारे में बहुत बड़ी कहानी हम लिख सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कहानी हमको यहाँ नहीं लिखनी है। लिबरलिज्म बस बेस्ड है लिबर्टी पे, रैशनैलिटी पे, उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है, डेमोक्रेसी पे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लिबरलिज्म का जो है रिसेंट ग्रोथ हुआ है इन द टर्म्स ऑफ 19th and 20th सेंचुरी पर्टिकुलरली। और इसी के साथ आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म का भी जो है ग्रोथ हुआ है। ठीक है। मतलब हर एक पर्सन इंडिविजुअल जो है उसको कैपेसिटी देना चाहिए कि वो अपना फुल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कर सके। यही जो है कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। तो अब हम इसका ओरिजिन समझेंगे, इसका जो है रियाम क्या है, इसका स्टैंड क्या है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, वो हमको समझना है। लिबरलिज्म नहीं पढ़ना है। लिबरलिज्म आप पढ़कर आए हो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में। यहाँ पर आपको लिबरलिज्म का अप्रोच पढ़ना है टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, लिबरलिज्म के अंदर भी डिफरेंट स्टैंड्स होते हैं। एक क्लासिकल लिबरलिज्म आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ा होगा, फिर न्यू लिबरलिज्म आ रहा था। ठीक है। तो लिबरलिज्म में डिफरेंट स्टैंड होते हैं, लेकिन उसके वो हमको नहीं समझना है। यहाँ पर हमको सिर्फ ये समझना है कि लिबरलिज्म किस पे फोकस करता है। लिबरल्स इस पे फोकस करते हैं कि हर ह्यूमन जो है रैशनल है, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट जानता है, किस तरीके से उसको अपने लाइफ में जीवन गुजारना है वो जानता है। सारे इंटरेस्ट वो अपने खुद के लेगा, और इंडिविजुअलिज्म पे भी फोकस करते हैं। ठीक है। और ह्यूमन जो है अपने आपस में कॉपरेशन करके जो है कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं जो है बहुत सारा बेनिफिट कर सकते हैं, ये वो बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है अपनी अपनी थ्योरी दी, और लिबरलिज्म को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया बाय रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म, आगे चल के हम समझेंगे। लेकिन इसके बावजूद आज भी लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब अगर हम बात करें तो लिबरल है क्या, तो लिबरल एक तरीके से आजकल एक बहुत डिफरेंट तरीके का टर्म हो चुका है। ठीक है। तो लिबरलिज्म जो है एक तरीके से बहुत बड़ी एक आइडियोलॉजी बन चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा कल्चरल मतलब मल्टीकल्चरलिज्म वर्ल्ड होने के कारण, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण ये आइडियोलॉजी बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है। अगर हम समझे कि किस तरीके से लिबरलिज्म जो है यूरोप में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो किस तरीके से फैल गया, तो हम समझेंगे कि यूरोप में जो है जब ये शुरू हुआ था तो ये लिबरलिज्म अलग था, और जो आज के टाइम पे जो लिबरलिज्म है ये बहुत अलग है। तो देखिए, लिबरलिज्म जो शुरुआत हुई तो उसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दो तरीके से वो हिस्सों में बढ़ गया, एक हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट। तो राइट क्या मानते हैं? राइट लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और लेफ्ट लिबरलिज्म जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं सोशलिस्ट की तरफ टिल्टेड है। इसका मतलब ये है, राइट विंग कहेंगे कि आप हर इंसान को इंडिविजुअल लिबर्टी देनी है कि वो अपना सामान खरीद सके, प्रॉपर्टी खरीद सके, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सके, फ्री मार्केट रख सके। और लेफ्ट क्या बिलीव करेंगे? लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि भाई ज़्यादा आपको जो है इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं रखना है, ताकि पुअर्स अफेक्ट ना हो, थोड़ा आपको वेलफेयर स्कीम्स भी लानी है। और ये जो आप बाद में देखेंगे आइडियाज़ जो है न्यू लिबरलिज्म के, रॉबर्ट नॉचिक, मिल्टन फ्राइडमैन, ये कहीं ना कहीं आपको पुअर के वेलफेयर के लिए सोचना है। ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमिक्स का आइडिया जो है बाद में मर्ज होकर आया। तो कहने का मतलब ये है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग में दो हिस्सों में जो है लिबरलिज्म बढ़ चुका है। बट यहाँ पर हमारा कंसर्न वो नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न ये है कि अब जो है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी क्या कहती है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। और आज के टाइम पे एक लिबरलिज्म जो है हर जगह फैल चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया, पॉलिटिकल फील्ड में फैल चुका है, और साथ साथ इकोनॉमिक फील्ड में भी फैल चुका है। और हर तरीके से, यानी इकोनॉमिस्ट भी इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर्स भी इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन सबके बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब हर इंसान की अपनी खुद की चॉइस इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रिलीजियन, फूड हैबिट, रैशनैलिटी, वो सारी चीज़ें हर इंसान की इंडिविजुअल चॉइस है, कंप्लीट फ्रीडम हर इंसान को दी
जानी चाहिए। तो ये जो है पूरा जो है स्टैंड है अबाउट दी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो इसका ओरिजिन कैसा हुआ वो बहुत समझेंगे, बहुत ईजी सा है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती है। देखिए क्या हुआ आपको पता है 18th सेंचुरी से आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या आया, कैपिटलिज्म आया। 18-19 सेंचुरी में जो यूरोप की सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लग गए। छोटे मोटे चेंजेस हर सोसाइटी में चलते हैं लेकिन बड़े बड़े चेंजेस जो है यूरोप में आने लग गए 18-19 सेंचुरी में। और वहाँ पर आपको दिखता है कि धीरे से जो है एक ट्रांजिशन हो रहा था फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म के बीच में। अब फ्यूडलिज्म क्या है ये आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है। फ्यूडलिज्म में आपको पता है कि अलग अलग क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट्स क्लास होती है, टैक्स पे सिस्टम होता है, लैंड प्रोटेक्शन, बिकॉज सारा सिस्टम एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। तो लैंड के जो है टैक्स भरा जाता था, ये सब चीज़ें। लेकिन अब इंडस्ट्री पे बेस्ड है, इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करेंगे, इंडस्ट्री में वेजेस मिलेंगी और इंडस्ट्रीज में जो है कैपिटलिज्म का सिस्टम चलेगा। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी जो इमर्ज होकर आई तो सबसे पहले आप देखेंगे ब्रिटेन में शुरू हुई। क्यों ब्रिटेन में शुरू हुई? क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से शुरू हुआ। ये हर चीज़ जो है ना इंटरकनेक्टेड होती है, आप उसको इंटरकनेक्ट करके देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स में फैली और बाद में जाकर जो है यूरोप में भी ये पूरी तरीके से फैल जाती है। और साथ साथ जो है बेसिकली यहाँ पर जो है आपको उस टाइम पे देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो पॉलिटिकल स्फेयर है उसको रिलीजन से अलग कर दिया जा रहा था। मतलब जो चर्च की अथॉरिटी थी उसको भी खत्म करने की बात की जा रही थी। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो आपको पता ही है। 1789 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, वहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं लिबरलिज्म को ट्रेस कर सकते हैं। कहीं से भी आप लिबरलिज्म को ट्रेस कर सकते हैं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आप लिबरलिज्म को ट्रेस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप लिबरलिज्म को ट्रेस कर सकते हैं। दो तरीके से मैं आपको लिबरलिज्म बताती हूँ। एक तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म जिसके फादर जो है माना जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो दोनों भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में है। दोनों क्या मानते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि मार्केट जो है सेल्फ रेगुलेटिंग रहेगा। मतलब मार्केट अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। आज के टाइम पे जितनी भी इकोनॉमीज ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है, मोस्टली जितनी भी इकोनॉमी से, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान और श्रीलंका हो, उनके जो इन्फ्लेशन है और उनका जो पर्टिकुलरली डॉलर का प्राइस है, उनका इक्विवेलेंट टू देयर करेंसी, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अपॉन मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। तो मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे तो है हर चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म का है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल को पहले तो राइट टू ओनरशिप देना चाहिए। पहले राइट टू ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ कुछ क्लासेस के लिए होती थी। आप इंडियन कंटेक्स में देखें तो राइट टू ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे क्षत्रिय वैश्य के पास रहेगी, शूद्र को नहीं दिया जाता था। और ब्राह्मण के पास भी राइट टू प्रॉपर्टी था बट वो नहीं ओन कर सकता था। ठीक है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। बट कहने का मतलब ये है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट के बेसिस पे डिवीजन था। यूरोपियन कंट्रीज में जो है ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग तरीके से डिवीजन हुआ करता था। ऑन द बेसिस ऑफ क्लर्जी, नोबिलिटी उनको जो है मिलेगा और जो थर्ड स्टेट है उनको राइट ऑफ ओनरशिप नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म इमर्ज होकर आया, मतलब हर इंडिविजुअल को जो है राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को जो एडवोकेट करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मानी जाती है कि गवर्नमेंट चाहिए हमें। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, बट गवर्नमेंट शुड ओनली बी वेरी मिनिमम। जैसे कि कुछ सोशल गुड्स आइटम होती है, जैसे कि अब समझ लीजिए आपको जो है फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंसान कोई बनाएगा फ्री में? किसी का इलाज करेगा? नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट स्कूल्स, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट का काम है। रोड्स बनाना गवर्नमेंट का काम है। सैनिटेशन, हाइजीन, पब्लिक टॉयलेट्स गवर्नमेंट का काम है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के रियाम में आएगी, लेकिन गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर नहीं करना है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्फेयर। मतलब गवर्नमेंट का रोल तो होना चाहिए किस चीज़ के लिए? सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, करप्शन प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ना कि ज़बरदस्ती इंटरवीन नहीं कर सकती इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी। ये होता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है इसको क्रिटिसाइज भी डेफिनेटली किया जाता है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब ये नेशनल लेवल पे किया जाएगा तो सिर्फ नेशनल लेवल पे लिमिटेड नहीं रहेगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे शुरू हो गया। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में तो मतलब हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस से जो है हम देखते हैं कि लिबरलिज्म अडॉप्ट किया गया। बट उसके बावजूद हम देखेंगे 1990s में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। मतलब ये कि जब आप अपनी इकोनॉमी को इन द टर्म्स ऑफ ओपन करते हो फॉर ईच इंडिविजुअल, तो आपको उसको वर्ल्ड के लिए भी ओपन करना होगा।
तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपको कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड करना होगा। इसमें फिर बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल कर आते हैं। आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज का फायदा कौन उठा लेता है, डेवलप कंट्रीज उठा लेती है, ठीक है। लेकिन ये सब अलग बातें हैं, बट लिबरलिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड हमको करना होगा। सेकेंडली बात करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म की। तो दो रियाम मैंने आपको बताया, एक इकोनॉमिक रियाम बताया, एक पॉलिटिकल रियाम बता रही हूँ। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म आपको बहुत अच्छे से पता है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं वैसे थोड़ा बहुत, और अभी आपने सेमेस्टर 1 में और अच्छे से पढ़ा होगा। जॉन लॉकी के आइडिया से जो है बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर होता है लिबरलिज्म। उनका जो वर्क है टू ट्राइसिस ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने नेचुरल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बताया था। मतलब हर ह्यूमन को जो है 3 राइट्स उन्होंने बताए थे, लाइफ, प्रॉपर्टी, और मतलब उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। 3 जो राइट्स है उनको हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, और ये इसलिए उनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो क्या बताते हैं कि स्टेट की ज़रूरत है, ठीक है, स्टेट की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। और वहाँ पर वो देखेंगे कि स्टेट को जो है किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, स्टेट को ज़रूरत है एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जैसे कि बताते हैं लॉ की, जहाँ पर व्हेन देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। बिना लॉ की कोई फ्रीडम आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर आपको डिटेल में लिबरलिज्म समझना है तो मैंने सेमेस्टर 1 में समझाया था, आप जाकर जो है वहाँ पर वीडियोस जो है चेक कर सकते हैं। सेमेस्टर 1 के लिए जो मैंने वीडियोस बनाए थे स्टूडेंट्स के लिए, वो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ 1789 के अंदर, तो बहुत सारे आइडियाज़ जो है इमर्ज होकर आए, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये सब किसको चैलेंज कर रहे थे, अथॉरिटेरियनिज्म को चैलेंज कर रहे थे। अथॉरिटेरियनिज्म कैसा था मैंने आपको बताया, वहाँ पर लुई 16 थे, ठीक है, आपको पता है बॉर्बन डायनेस्टी के। और वहाँ पर एक डायनेस्टिकल रूल चल रहा था, और एक तरीके से कंजर्वेटिव रूल चल रहा था, उसको चैलेंज करते हैं। और साथ साथ जो है लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया आता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ऑफ मैन आते हैं, मतलब उस टाइम पे तो सिर्फ मैन की राइट्स की बात की जा रही थी, बिकॉज मैन को भी राइट नहीं मिलता था, ठीक है, टू द वोट करने के लिए मैन को भी राइट नहीं मिलता था। तो बेसिकली ये जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैन को राइट मिला, पहले से प्रॉपर्टीड मैन को राइट मिला, फिर नॉन प्रॉपर्टीड मैन को राइट मिला, फिर विमेन को बहुत लेट राइट मिला। एक और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर जो है वो है मोंटेस्की। तो मोंटेस्की जो है आपने डेफिनेटली इनका नाम सुना होगा इन टर्म्स ऑफ जब आप पढ़ रहे होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, गवर्नेंस से रिलेटेड है। गवर्नेंस रिलेटेड है मतलब, क्योंकि अगर आप जो है एक किंग को पूरी पावर दे दोगे, वो करप्ट हो जाएगा, वो टायरेंट हो जाएगा, वो ऑपरेस करने वाला बन जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब आप थोड़ा प्राइम मिनिस्टर को पावर दो, थोड़ा पार्लियामेंट को पावर दो, राज्यसभा, लोकसभा, अलग अलग पावर्स को डिवाइड कर दो, लिबर्टी आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इस सब में डिवाइड कर दो जुडिशरी में। तो बेसिकली इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो है वो डिवीजन हो जाएगा। गवर्नेंस का सेपरेशन ऑफ पावर होने के कारण करप्शन जो है खत्म हो जाएगा, और इंडिविजुअल लिबर्टी जो है थ्रेटन नहीं होगी। और इसी के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को जो है ये सपोर्ट करते हैं, और कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होने से क्या होगा, इंसान जो है खुशी खुशी रह पाएगा। साथ साथ रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हर इंडिविजुअल जो है अच्छे से रह सके। अब आपको इक्वल राइट्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोविजन दिया है। अगर आपका राइट्स को चैलेंज करता है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसे जो है चैलेंज कर सकते हैं, ये आपको जो है राइट दिया गया है। और बेसिकली ये जो राइट है आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला गया है, इसलिए इसको कोई भी गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती। फिर आपको पता है बाद में जाकर पॉलिटिकल लिबरलिज्म को जेरेमी बेंथम और जेएस मिल, जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर थे, जेएस मिल को लिबर्टी का फाउंडर माना जाता है। जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया भी मैं बहुत समझा चुकी हूँ, उसके बारे में मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पर। वो कहते हैं कि जो मतलब मीन्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड्स इंपॉर्टेंट है। पूरा जो आइडिया है उनका किस पे बेस्ड है, इसके बाद में क्रिटिक निकला कांटियन लिबरलिज्म जो है, जिनका क्रिटिक करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि डीओंटोलॉजिकल लिबरलिज्म होना चाहिए, ठीक है, ना कि टीलियोलॉजिकल। टीलियोलॉजिकल मतलब हर इंसान जो है, इसमें जेरेमी बेंथम का आइडिया शॉर्ट में क्या है कि हर इंडिविजुअल को लिबर्टी देना चाहिए कि ताकि वो जो करना चाहे कर सकता है। इट मीन्स दैट वो बोलते हैं कि मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम नंबर, यही जो है उनका मतलब दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सक्सेस, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करते हैं जेएस मिल ऑन लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। ऑन लिबर्टी में उनका बहुत अच्छा वर्क है। वहाँ पर वो बताते हैं कि ऑन लिबर्टी मतलब पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लिबर्टी के लिए किसी और की लिबर्टी को जो है कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपकी लिबर्टी है कि भाई मैं खुशी खुशी गाना बजाऊंगा डीजे पे, लेकिन दूसरे की जो है क्या कहते हैं आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी में जो है बताया पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी के बारे में।
बाद में मतलब उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी निगेटिव लिबर्टी करके नहीं बताया, उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग करके बताया। बाद में जाकर इसाइया बर्ली ने उसको पॉजिटिव और निगेटिव में क्लासिफाई किया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि फ्रीडम, वो बताते हैं कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो यहाँ तक कि डेमोक्रेसी को भी चैलेंज करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी लीड्स टू मेजोरिटेरियनिज्म। तो लिबरलिज्म में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं इतना डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है समझ चुके होंगे। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू लिबरलिज्म की अगर हम बात करें, तो ओल्ड एंड न्यू लिबरलिज्म जो है कहीं ना कहीं आपको पता है क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म जिसे हम कहते हैं। तो ओल्ड लिबरलिज्म जो था वो क्लासिकल था, न्यू लिबरलिज्म जो है वो मॉडर्न है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि क्लासिकल लिबरलिज्म एक ऐसा लिबरलिज्म था जहाँ पर ज़्यादातर जो है फ्री मार्केट की बात हो रही थी। गवर्नमेंट जो है उसको कंसीडर किया जा रहा था ईविल है, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या बताया जा रहा था, स्टेट इज ईविल बट नेसेसरी, ठीक है। और बाद में जाकर जो न्यू लिबरलिज्म आया, मॉडर्न लिबरलिज्म आया, वो गवर्नमेंट को अच्छा बताता है, ठीक है, स्टेट को पॉजिटिव तरीके से बताता है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये भी मैं पहले समझा चुकी हूँ। तो इसमें भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो है जैसे कि जॉन लॉकी, एडम स्मिथ, रिकार्डो, बेंथम, जे.एस. मिल, इन्होंने जो है इस सब लोगों को क्या माना जाता है, क्लासिकल लिबरल्स माना जाता है। और ये जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि कंप्लीट फ्रीडम किसको चाहिए, इंडिविजुअल को देनी चाहिए। और डेफिनेटली ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को हर एक लिबरल स्कॉलर सपोर्ट करता है, ठीक है। बट कहने का मतलब डिफरेंस ये आएगा कि क्लासिकल लिबरल जो रहेंगे, क्लासिकल लिबरल जो है स्टेट को ईविल मानेंगे, और मॉडर्न लिबरल जो है स्टेट को क्या मानेंगे कि इट इज़ वेरी गुड। तो लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों भी चीज़ें जो है इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अलग है। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, और कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों साथ साथ में चलते हैं, इसलिए दोनों को जो है हम मानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, और कैपिटलिज्म लिबरलिज्म में अगर कॉमन चीज़ कोई है तो वो ये है कि पर्टिकुलरली हर एक जो गवर्नमेंट है, हर एक गवर्नमेंट के अंदर ये राइट दिया गया है कि कोई भी जो है किसी भी इंडिविजुअल का राइट टू प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। ये जो है क्या कहते हैं, लिबरलिज्म का पॉइंट है, ये जो है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का भी पॉइंट है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ वेरी यूनाइटिंग फैक्टर बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है 19 और 20th सेंचुरी आ रही थी, तो उसमें बीच में क्या होने लग गया, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म का क्रिटिक आने लग गया, आपको पता है मार्क्स की राइटिंग्स के साथ। तो मार्क्स की राइटिंग जब मार्केट में आने लग गई, तो उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से क्रिटिक निकलने लग गया कि कैपिटलिज्म से कहीं ना कहीं आपको पता है बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही थी बिटवीन वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट क्लास, बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो फिर कहीं न कहीं जो है ज़रूरत इस चीज़ की पड़ी कि स्टेट जो है इंटरवीन करे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है? वर्कर फ्री है, और एक जो है कैपिटलिस्ट ओनर फ्री है। कैपिटलिस्ट ओनर क्या करेगा? मिनिमम वेज कितनी रखेगा? ₹10 रखेगा, बोलेगा ₹10 ही मिलेंगे। और काम करने वाले कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। तो वो लोग कहेंगे कि भाई 1000 लोगों है, एक ही जॉब वैकेंसी है, तो जो ₹10 में मान गया वो काम कर लेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉज़ बनाएगी, नहीं मिनिमम वेज लॉ, ठीक है? उनके लिए और क्या कहेगा, जो हमारा कैपिटलिस्ट ओनर है वो क्या कहेगा कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या लॉ बनाएगी, नहीं 8 घंटे का मैक्सिमम आप वर्क आवर रख सकते हो। तो इस तरीके से क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है एक्सप्लॉइट बहुत कर रहे थे, आप देखेंगे अगर, तो उनकी वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स की बहुत एक्सप्लॉइट हो रही थी इन द 18 एंड 19 सेंचुरी। आप जो है पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं कुछ वर्कर्स के, बायोग्राफिकल अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी लिविंग कंडीशंस, देवर यू नो देवर लाइक हेल्थ। उनको जो है पाइल अप कर दिया जाता था एक रूम में, छोटे से रूम में। दे वर एक्सपोर्टेड, सम वर्कर्स वर किल्ड, सम वर हैविंग डिजीजेस, नोबडी पेड हीड टू देम। उनको कोई खाना नहीं मिलता था, न्यूट्रिशियस फूड, उनकी रहने की जगहें बहुत ख़राब होती थी इन द ब्रिटेन। और आप देखेंगे तो उनको जो है क्या कहते हैं, एनिमल जैसा ट्रीट किया जाता था, वर्कर्स को सोल्ड भी किया जाता था, बॉन्डेज लेबर का ट्रेंड चल रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रोकने के लिए ज़रूरी था कि आप वर्कर्स के राइट की बात करें। अब वर्कर्स के राइट्स जब आए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट जब तक इंटरवेन नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। तो जब गवर्नमेंट इंटरवेन करने लग गई, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च करने लग गई। और इसी के साथ पहले तो बोला था कि गवर्नमेंट को नहीं एंट्री लेनी है, अब गवर्नमेंट जब एंट्री ले रही है तो अब मॉडर्न लिबरलिज्म का ग्रोथ हो जाता है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म की ग्रोथ में क्या होगा, मॉडर्न लिबरलिज्म में ये होगा कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसका रूल बढ़ जाएगा। उसका रूल कहाँ तक बढ़ जाएगा, उसका रोल बढ़ जाएगा कि अब गवर्नमेंट जो है हर तरीके से बोलते हैं ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स भी लॉन्च करेगी, इंडिविजुअल्स के लिए काम भी करेगी, वर्कर्स के एमेंसिपेशन के लिए भी काम करेगी। और फिर बाद में जाकर जो है बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको सपोर्ट भी किया।
और आपको पता है एक जो है जॉन माइनर्ड केनेस, आपको पता है इन द टर्म्स ऑफ कीनीजियन इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्होंने जो है क्या कहते हैं सजेस्ट किया था कि स्टेट को इंटरवीन करना है इन द टर्म्स ऑफ मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सप्लाई एंड डिमांड का जो प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर सकती है। तो इसे हम मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं, जो डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी कहते हैं इसे, जो आज भी चलती है। ठीक है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो सप्लाई डिमांड है उसको रेगुलेट करती है बिकॉज गवर्नमेंट के पास तो बहुत फंड है, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए हैं। वो कहीं ना कहीं आपको पता है इंडिया में भी जैसे इन्फ्लेशन आया, आपने ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डेफिनेटली। इन्फ्लेशन आया तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स होते हैं, रेगुलेटरी मेजर्स। डिफ्लेशन आया तो उसके लिए क्या मेजर्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। गवर्नमेंट है, आरबीआई है, वो किस तरीके के मेजर्स लेती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, प्रॉपर्टी राइट्स आए तो जो प्रॉपर्टी क्लास थी उन्होंने बहुत पैसा जमा कर लिया। किसी के पास 200, इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बता रही हूँ, जब इंडिया आज़ाद हुई 10% ऑफ पीपल जो है उनके पास 90% प्रॉपर्टी थी। तो बेसिकली जो हर एक इंडिविजुअल है, किसी किसी ने 200 एकड़, 500 एकड़, 2000 एकड़ लैंड एक्योर कर लिया और किसी के पास 1 एकड़ भी लैंड नहीं है, तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ गई। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्किंग क्लास है उनके साथ तो इनजस्टिस हो रहा है। तो फिर उस टाइम पे आप देखेंगे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इमर्ज होती है 1971 में, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है न्याय और नीति वाले चैप्टर में। आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपने नहीं समझा होगा तो आप देख सकते हैं वीडियो, बिकॉज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी पूरे ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में इमर्ज होकर आती है। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत होती है, नहीं अब हमें जो है सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। ठीक है, सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। देखिए जस्टिस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आपने डिटेल में पढ़े नहीं होंगे, आई डोंट नो। जो सोशल जस्टिस होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, प्रोसीजरल जस्टिस होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं अब सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। मतलब अब जो है उनका एक फॉर्मूला था कि अगर बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था उनका कि अगर सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो वो इसलिए एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि जो सबसे ज़्यादा एटलीस्ट एडवांटेज ग्रुप है उसको जो है बेनिफिट मिल सके। समझ में आ रहा है आपके? जैसे आज के टाइम पे अगर आप कहेंगे कि रिजर्वेशन जो है वो इनइक्वालिटी है, रिजर्वेशन जो है वो गलत है, रिजर्वेशन जो है इक्वालिटी के खिलाफ है, तो इस ये क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं ये लीस्ट एडवांटेज जो ग्रुप है, ठीक है, या मोस्ट डिसएडवांटेज कह लीजिए या लीस्ट एडवांटेज कह लीजिए, दोनों भी एक ही मतलब हो गया। ठीक है, तो लीस्ट एडवांटेज आप कहे या फिर मोस्ट डिसएडवांटेज कहे, दोनों के लिए क्या रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो थ्योरी आई इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो ग्रोथ होता है मॉडर्न लिबरलिज्म का वो और स्ट्रांग हो गया, और स्कॉलर्स इमर्ज होकर आते हैं, वो बोलते हैं नहीं अब स्टेट को जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स में भी जो है इंटरफेयर करना चाहिए। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखिए, सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत सारी योजना है जितनी भी अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, बहुत सारे आपको जो है मिल जाएंगे सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंडिया की जो गवर्नमेंट है लॉन्च करती है, और बहुत सारी गवर्नमेंट लॉन्च करती है, सिर्फ इंडिया के कंटेक्स में नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये बहुत जो है कंटेस्टेड टॉपिक रहा है, और उसके बाद फिर अमर्त्य सेन का क्रिटिक, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई है। इसके बाद हम समझेंगे आगे चलकर कि आगे चलकर हम समझेंगे कि लिबरलिज्म का क्या रिलेशन है फाइनली एज अ इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ये सब तो महाभारत हम पढ़कर पहले भी आए थे सेमेस्टर 1 में। अब जो है सेमेस्टर 2 में हमें इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरलिज्म का क्या स्टैंड है वो हमें समझना है। अब लिबरलिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की बारी है। तो कुछ कॉमन कहते हैं ना, जैसे कि आपने अगर लिबरलिज्म जब पढ़ा होगा तो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स थे, जैसे इंडिविजुअलिटी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, रैशनैलिटी। ठीक है, तो ये सारे वैसे ही कुछ प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल रिलेशंस के रियाम में भी जो है दिए जाते हैं बाय द लिबरल स्कॉलर्स। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लिबरल लिबरल अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो लिबरल क्या मानते हैं, लिबरल स्कॉलर्स जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है कॉपरेशन की बात पे मानते हैं। ठीक है, कॉपरेशन की बात पे मानते हैं, इसका मतलब ये है कि लिबरल सोचते हैं, जैसे कि रियलिस्ट क्या है हर चीज़ के लिए वॉर वॉर करते रहते हैं, बट लिबरल थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं ना कहीं कॉपरेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। दोनों, जो जीतेगा हारेगा उसके मिलिट्री जाएंगी, सिविलियंस की जान जाएगी, उसके बाद उसकी फिर आप देखेंगे रिसोर्सेज जाएंगे, बहुत सारा पैसा उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि लड़ाई क्यों करनी है भाई, लड़ाई मत करिए।
ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं, देखिए मैं सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमी को, नेशनल वेल्थ को, लिबर्टी को कहीं ना कहीं इंडेंजर करेंगे, एडवर्सली इम्पैक्ट करेंगे डेफिनेटली, और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को भी इफेक्ट करेंगे। मतलब डेमोक्रेसी में क्या चाहिए, इंसान खुशी से ज़िंदगी गुजार सके, शांति से गुजार सके, यही तो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वार जो है उसको कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली जो है अवॉइड करना है, और रैशनैलिटी के बेसिस पे जो है यही अच्छा है कि आप वॉर को अवॉइड करें। ठीक है, और इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, वॉर नहीं करना है, वॉर से किसी का फायदा नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी। वरना जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे जितना हो सके निगोशिएशन से वॉर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे शशि थरूर कहते हैं ना कि बोला जाता है कि क्या करते हैं हम लोग बैठ के, ठीक है, वहां पर। तो वो कहते हैं कि हम जो है कहीं न कहीं वहाँ पर मतलब अपने वर्ड से, गोलियों से, मतलब वर्ड्स जो है गोलियों की तरह होते हैं, सामने वाले लीडर्स के दिलों में छेद कर देते हैं, बट वी एट द सेम टाइम प्रिवेंट कि वॉर ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि वॉर को हमें बिल्कुल जो है अवॉइड करना है। और इसी के लिए आज के टाइम पर आप देखेंगे एमएनसीज़ का जो ग्रोथ हुआ, आईएमएफ का ग्रोथ हुआ, ईयू का, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, ये सब का जो ग्रोथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ताकि आप भाई जो लड़ना है मुंह से लड़ लीजिए। ठीक है, मुंह से लड़ने में ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट अगर आप हाथ पैर से लड़ने बैठ जाएंगे, मिलिट्री वेपन्स का यूज़ करेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है, बिकॉज लिबरल्स जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म पे बिलीव करते हैं। ठीक है, लिबरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड होता है इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करो और कॉपरेशन लाओ और कॉन्फ्लिक्ट जो है अवॉइड करो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, हैवी लॉस होगा। और कहीं न कहीं जो म्यूचुअल बेनिफिट ट्रेड हो रहा था, अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, ठीक है? इंडिया और कोई जैसे कि आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान में जैसे कि कुछ अटैक्स हुए, उसके बाद हम देखेंगे थोड़े रिलेशन स्ट्रेन हो गए। नुकसान किसका हुआ? दोनों कंट्री का होता है, ठीक है? कभी भी ट्रेड से नुकसान, ट्रेड जो है अगर अफेक्ट होती है, दोनों कंट्रीज़ का नुकसान होता है। तो बेसिकली कहीं न कहीं वॉर से क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि जिस कंट्री के साथ वॉर भी कर रहे हो ट्रेड भी करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली वॉर से जो है कहीं न कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएँगे ट्रेड के। तो वो बुक बताते हैं कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, और हमें जो है मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे रिश्तेदारी मेंटेन करके रखो, ऐसा थोड़ी ना सबसे झगड़ा करते रहेंगे। तो आप कुछ मतलब ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, आप जो है ना वॉयलेंट मत बनिए, ठीक है, थोड़ा सा नॉन वायलेंस पे बिलीव करिए और शांति प्रिय जो है चीज़ें करिए, क्योंकि वॉर जो है जाने से कहीं ना कहीं सबका ही नुकसान होने वाला है, ये चीज़ को वो बिलीव करते हैं। तो वो बोलते हैं कि कॉपरेशन करना है, ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि कहीं न कहीं जो है अगर आप ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे तो नुकसान आपको ही होने वाला है, ठीक है? और यही चीज़ को जो है बहुत सपोर्ट भी मिला है। और देखिए कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी थ्योरी, कोई भी जो हाइपोथेसिस, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत टाइम टू टाइम निकली है। ऐसा नहीं है कि बस ओवरनाइट निकल गई, तो सब लोगों का अलग-अलग आर्ग्यूमेंट था। अगर वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को हम कंपाइल कर लें और फिर उसको एज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी समझे, तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असम्पशन्स हैं लिबरलिज़्म में, और वो सब चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। लिबरलिज़्म के जो असम्पशन्स हैं, मैं आपको फिर अगेन एम्फसाइज़ कर रही हूँ। आपने अगर लिबरलिज़्म को अच्छे से नहीं पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, तो आप एक बार पढ़िए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लिबरलिज्म की लिंक मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मैं भूल गई तो आप मुझे याद दिला देना कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको अगर क्या कहते हैं इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, वो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे लाइव डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो उसकी उसके जो आपको डिटेल्स है मिल जाएगी, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे, जो है हम आगे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो है ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन नेचर को रियलिस्ट में क्या बताते हैं, सेल्फिश है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बताती हूँ आपको, बहुत ईजी सा है। ये जो है क्या कहते हैं, निगेटिव, जो हमारे रियलिस्ट होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं ऑफ ह्यूमन नेचर। और जो हमारे लिबरलिस्ट होते हैं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है। इतना इतना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव में कि नहीं होता है। तो बेसिकली लिबरल्स किस पे बिलीव करते हैं, गुडनेस पे बिलीव करते हैं, हर ह्यूमन इसेंशियली गुड होता है, और बेसिकली हर इंसान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकता है, दैट इज व्हाट दे बिलीव, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर पे बिलीव करते हैं। दूसरा, इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करते हैं। आपको पहले से ही पता है कि हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब देखिए वॉर की सिचुएशन रहेगी तो क्या इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये तो डेफिनेटली वो मानते हैं, लिबरल्स मानते हैं कि ह्यूमन सेल्फिश होता है, ठीक है,
लेकिन ह्यूमन सेल्फिश होता है तो उसको पॉजिटिव तरीके से वो लेते हैं, ना कि नेगेटिव तरीके से लेते हैं, ठीक है, ये भी आपको समझने वाली बात है। तो ह्यूमन, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ह्यूमन अपने लिए काम करेगा, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा बन जाएंगे, आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा करेंगे, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये हर इंसान अगर खुद का भला करेगा, तो हर इंसान जब खुद के लिए काम करेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए हो जाएगा, ऐसा मानना जो है लिबरल स्कॉलर्स का है। थर्ड पॉइंट आता है लिबर्टी का। तो लिबर्टी जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर लिबरल स्कॉलर्स। तो लिबर्टी जो है सेंटर ऑफ डिस्कशन है, मतलब आज़ादी, ठीक है। अब आज़ादी कैसी चाहिए भाई, आज़ादी तो मिल गई है सबको। तो आज़ादी मतलब हर इंडिविजुअल को अपने आप को, स्किल को, अपने टैलेंट को और जो है डेवलप करने का पूरा राइट मिलना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल स्फेयर हो, इकोनॉमिक स्फेयर हो, आजकल कल्चरल स्फेयर में भी लोग बोल रहे हैं कि हमको जैसे कपड़े पहनना है पहनेंगे। वैसे वो कोई पार्ट नहीं था, मैं आपको बता दूं सिर्फ दो ही पार्ट है, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी में मतलब आप जो है अपने आप को डेवलप करेंगे, बट आजकल लोग उसको कल्चरल स्फेयर में भी लेकर आ गए हैं कि भाई हम जैसे कपड़े पहनना चाहे पहन सकते हैं। वो एक खैर अलग टॉपिक है, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी की जब हम बात करें तो वहाँ पर पूरी लिबर्टी मिलना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी आप बेचे, प्रॉपर्टी चैरिटी दे दे, कुछ भी करें, ठीक है, ये आपका हक है पूरा। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की। प्रॉपर्टी राइट्स अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने अभी बता दिया शॉर्ट में कि हर इंसान के पास ओनरशिप ऑफ राइट्स होना चाहिए, ओनरशिप के राइट्स होना चाहिए, ठीक है। मैन एंड वीमेन ऑफ कोर्स दे बोथ शुड हैव प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो दोनों के पास होना चाहिए, दोनों भी जो है कहीं ना कहीं मतलब दे हैव द राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी, जो करना है कर सकते हैं अगेन, ठीक है। तो ये जो है लिबरलिज्म जो प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर आया, तो फिर प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर आया, लिबरलाइजेशन को भी लेकर आया, बाद में ग्लोबलाइजेशन को भी लेकर आया, आपको पता होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, डेफिनेटली आपको पता है कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं कह सकती चलो आज से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत टाइम लगता है। इवन एक लॉ, एक पर्टिकुलर आर्टिकल को भी अमेंड करना होता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर बात की जाती है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल है। इक्वल किस टर्म्स में, ऐसा नहीं है कि भाई एक ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट कहने का मतलब ऐसा नहीं है इक्वल मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, 50 ईयर्स का इंसान इक्वल नहीं हो सकता ना, बट इक्वल किस टर्म्स में, इक्वल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल इन टर्म्स ऑफ आप कहेंगे जेंडर इक्वालिटी, इक्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इक्वल इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, कि हर इंसान के पास इक्वल फ्रीडम है टू डेवलप। तो ये चीज़ें जो है रूल ऑफ लॉ कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपटीशन फेयर हो, इसलिए बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं। आपको राइट टू रिलीजन, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है, ठीक है। दूसरी बात करप्शन हटाना, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको जो है राइट्स दिए गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर रैशनलिज्म के बारे में बात की जा रही है। फिर बात करते हैं रैशनलिज्म के बारे में। तो रैशनलिज्म में आप देखेंगे कि इसमें आपको देखना है कि इसमें यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जेरेमी बेंथम। उसके बाद रैशनलिज्म में एक और चीज़ क्या आएगी कि आपको ये देखना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रैशनल है, बिकॉज हर इंसान, देखिए हर इंसान के पास दिमाग है, ठीक है। हर इंसान को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी लोग करते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है ना कि आपको जो है क्या कहते हैं कोई एक्शन करेंगे, इसके आज आज के टाइम पे आप जो है क्या कहते हैं अपना टाइम वेस्ट करेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, आपको कल सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, कोई भी एक्शन करने से पहले आपको पता होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि आपको जो है सफ़र करना पड़ता है बाद में, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि क्या क्या कहते हैं आपको सफ़र करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि हर ह्यूमन जो है ना इतना रैशनल होता है, ठीक है। हर इंसान को समझता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है, बट उसके बावजूद इंसान गलत काम करता है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है इंसान जो है क्या कहते हैं मोटिवेटेड हो जाता है, कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो हमारा थीम ऑफ डिस्कशन नहीं है, हमारा थीम ऑफ डिस्कशन ये है कि रैशनलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म। उसके बाद फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड, ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिबरल जो है कैपिटलिज्म के साथ साथ आता है। मतलब ये कि स्टेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये जो है क्लासिकल लिबरल्स कहते हैं। और न्यू लिबरल्स क्या कहते हैं कि स्टेट जो है उसकी पॉलिसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रहेगी। दोनों भी चीज़ें ठीक है, लेकिन स्टेट ज़बरदस्ती मार्केट में घुस नहीं सकता, ठीक है। स्टेट ज़बरदस्ती मार्केट में नहीं घुस सकता, मतलब ये है कि स्टेट मार्केट जो है फ्री रहना चाहिए, भले ही मैनेज फ्लोटिंग होती है जिसको डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है, बट उसके बावजूद स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा अननेसेसरीली इन द मार्केट सिस्टम। मार्केट जो है सप्लाई डिमांड पे रहेगा, ठीक है।
यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कॉपरेशन की बात करें तो हर इंसान जो है बेसिकली, देखिए हर इंसान अपना फ़ायदा चाहता है, तो वो ये कहते हैं कि अगर कॉपरेशन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो अपने आपस में कॉपरेट करके फ़ायदा कर सकते हैं। आप भी जो है बहुत बार होता है ना कि आपसी में जो है कॉपरेशन करके एक दूसरे का फ़ायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। आपने अपना ग्रुप बना लिया, चलो हम पढ़ाई करते हैं, या आपने कॉपरेशन करके फ़ायदा कर लिया, ठीक है। आपने कॉपरेशन कर लिया कि चलो हम कुछ ऐसे एक्स वाई जेड काम करते हैं, तो फिर वो आपका नुकसान है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स आर कोऑपरेटिव इन नेचर, ठीक है। ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल, लेकिन ह्यूमन बींग्स इस कॉपरेशन को जो है पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। और इसको पॉजिटिवली यूज करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत है। एमएनसीज की, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, इस सब की जरूरत है। एक और बात बहुत ध्यान से मैं आपको बता रही हूँ, एक बात ध्यान से समझना कि जो रियलिस्ट थे ना, उन्होंने स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंस बताया था। नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए उनके पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। उनके पास स्टेट जो है ना, वो स्टेट सेंट्रिक व्यू था उनका। क्या था? स्टेट सेंट्रिक उनके पास जो है व्यू था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे लिबरल्स है ना, ये क्या बताते हैं? नॉन स्टेट सेंट्रिक व्यू बताते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कॉपरेशन करने के लिए आपको देखने को मिलेगा, देखिए स्टेट तो वैसे इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट ही सेंटर में रहेगा, ठीक है, नो डाउट। बट नॉन सेंट्रिक व्यू इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, नॉन स्टेट सेंट्रिक व्यू इसलिए बता रही हूँ बिकॉज नॉन स्टेट आने से कहीं ना कहीं जो है स्टेट की थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी। स्टेट अपने आप बारे में ही नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में भी सोचेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कॉपरेशन की जो है स्कोप बढ़ जाता है। तो यहाँ तक क्या हो, आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप करके मुझे बताइए, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। अब बात करते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो बेसिकली हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें मल्टीकल्चरलिज्म, देखिए ऑफकोर्स ही बात है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसका कल्चर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। आप अगर आप मिडल ईस्ट कंट्रीज देखेंगे, जहाँ पर जो कंट्रीज जो है अरेबियन कंट्रीज है, जहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज है, उनका कल्चर मिलेगा, वो लोग साथ में काम करेंगे, ठीक है। इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज जैसे कि भूटान, म्यांमार से ज़्यादा जो है रिलेशंस मेंटेन कर पाता है rather देन मेंटेनिंग द रिलेशंस विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से कल्चर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंटरनेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स चलेगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो चलेगी, वो अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने वाली है। तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अब इसका इवोल्यूशन हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो लुडविग बताते हैं कि ये जो सोसाइटी बताई जा रही है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ऑफ कोर्स अब जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई तो उसका क्रिटिक भी आएगा। कैपिटलिस्ट का क्रिटिक तो आपको पता ही है, सोशलिस्ट क्रिटिक है, ठीक है। और सोशलिस्ट तो इतना बड़ा क्रिटिक है कि सोशलिस्ट के बारे में आप मार्क्सिस्ट डाल दो, उसमें सब कुछ डाल दो, आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन डाल दो, फिर डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज का आप क्रिटिक डाल दो, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना है, सिर्फ उतना ही जो है आपको चाहिए। बहुत ईजी सा टॉपिक है, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैपिटलिस्ट के जो अगेंस्ट है, वो लिबरलिज्म के भी अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो है लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करना है, तो आप कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने लग जाओ। यही एक तरीका होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सोशलिस्ट सबके सब मिलके क्या कहेंगे कि भाई लिबरलिज्म क्या कर रहे हैं, लिबरलिस्ट जो क्या कर रहे हैं, अनजस्ट सोसाइटी बना रहे हैं, एक अनजस्ट सोशल ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, आप सबको बोलेंगे ना भागिए। तो एक बहुत ही अच्छा मुहावरा था, द मतलब यहाँ पर सबसे अच्छी बात कही गई थी कि सबसे ज़्यादा जो है अनइक्वल चीज़ क्या रहेगी, कि आप अनइक्वल लोगों को कहेंगे कि आप कॉम्पीट करो। अनइक्वल लोगों को आप क्या कहेंगे कि कॉम्पीट करो, ठीक है। कोई इंसान जो है बूढ़ा है, कोई इंसान बुजुर्ग है, कोई विमेन है, कोई कमजोर है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है। अलग अलग लोगों की कैपेसिटी है, सबको बोलेंगे रेस में भागो। तो दैट इज द पॉइंट कि आप अनइक्वल के बीच में रेस करवा रहे हो, तो फिर दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म निकल कर आता है। फिर इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, इट इज़ अ वेरी डिबेटेड एंड कंटेस्टेड टॉपिक। आप उसके बारे में और पढ़ सकते हैं, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, व्हाट इज इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। आपने बचपन में सुना भी होगा, डायग्राम भी देखा होगा, मैंने ये सब चीज़ें पहले समझाई है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगी अभी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि ये तो क्रिटिक निकल कर आया, लेकिन आप क्रिटिक को फिर वापस कहते हैं ना कि क्योंकि लिबरलिज्म एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा जो है आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज लिबरल है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यूएस बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल है इन कंटेक्स ऑफ, देखिए फिर अगेन डिपेंड करता है कि वहाँ पर लीडर कौन सा हो, ठीक है। अब देखेंगे आप डब्ल्यू बुश, जब जॉर्ज बुश के टाइम पे वहाँ का थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, रियलिस्ट हो गया, इराक में अटैक कर दिया।
बाद में आ गए तो दूसरे स्कॉलर चेंज होने के कारण, लीडरशिप चेंज होने के कारण भी अफेक्ट होता है। डोनाल्ड ट्रंप आए थोड़े से एग्रेसिव, अभी जो है बाइडेन है थोड़ा सा फिर अगेन जो है थोड़े से लिबरल है। तो कहने का मतलब ये है, लिबरलिज्म से कहने का मतलब ये है कि लिबरलिज्म क्या चाहता है, कॉपरेशन चाहता है। लेकिन इसका जो क्रिटिक है वो कौन करेंगे, सोशलिस्ट इसका क्रिटिक करेंगे, मार्क्सिस्ट इसका क्रिटिक करेंगे, फेमिनिस्ट इसका क्रिटिक करेंगे, रियलिस्ट इसका क्रिटिक करेंगे। रियलिस्ट को कैसे बोलेंगे कि यूटोपियन ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अब इसका चैलेंज का जो है आंसर भी तो देना पड़ेगा ना। तो आंसर में ये बताया जाता है कि लिबरल को आप कैपिटलिज्म के साथ मत जोड़ दीजिए। लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म भाई भाई है, ठीक है। लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, भाई भाई, बहन बहन भी समझ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। अब ये दोनों भाई भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है इसके साथ ये आता है फ्री में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते रहोगे, क्योंकि लिबरलिज्म अपने आप में क्या है, लिबरलिज्म अपने आप में लिबर्टी, कंपटीशन, इस पे फ्री मार्केट पे फोकस करता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सिर्फ कैपिटलिज्म को क्रिटिक करके लिबरलिज्म को क्रिटिक नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब हम आ गए हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन में हम समझेंगे कि हमने लिबरलिज्म के बारे में डिटेल में समझा, क्लासिकल लिबरलिज्म समझा, मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में डिस्टिंक्शन समझा, राइट विंग लेफ्ट विंग के बारे में भी समझा, और साथ साथ मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट से मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लिबरलिज्म का क्या स्टैंड है इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि लिबरलिज्म जो है बाकी थ्योरी से भी ज़्यादा बाकी थ्योरीज को क्रिटिक मिलता है, बट उसके बावजूद ये बहुत सारी कंट्रीज को जो है एक्सेप्ट कर रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक के जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मेन एजम्पशंस क्या होते हैं लिबरल थ्योरी के, यहाँ पर हमने पूरे एजम्पशंस पढ़कर आए ना, अभी यही आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। आंसर्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दीजिए, व्हाट इज लिबरलिज्म दीजिए, डिफरेंट स्कॉलर्स का नाम लिखिए, उसके बाद फिर नाम बताइए मेन असम्पशंस क्या है लिबरलिज्म के। तो ये आपने जो पूरा मैंने आपको इतना बताया ये आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, इन द दिस पर्टिकुलर आंसर। उसके बाद फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, न्यू लिबरलिज्म एक्सप्लेन करता है आईआर डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल लिबरल थ्योरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल लिबरल मैंने आपको बताया क्या है, न्यू लिबरल क्या है वो मैंने आपको बताया। दो सिर्फ डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है, दो डिफरेंसेस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। स्टेट जो रहेगा बहुत मिनिमम रोल प्ले करेगा इन क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, बट स्टेट के बेसिस पे रहेगा, और एक जो रहेगा इकोनॉमी के बेसिस पे रहेगा। इकोनॉमी इन द सेंस कि इकोनॉमी जो है कम्प्लीटली फ्री रहेगी, या फिर इकोनॉमी को जो है कम्प्लीटली फ्री इन द सेंस कि इकोनॉमी तो फ्री रहेगी डेफिनेटली, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमी में भी जो है स्टेट का रोल रहेगा। तो दो चीज़ें जो है आप इसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि क्लासिकल लिबरल्स कहते हैं कि भाई हमें तो क्या चाहिए, हमें है ना पूरा कंप्लीट इकोनॉमी फ्री चाहिए, ठीक है। और जो हमारे न्यू लिबरल्स है वो कहते हैं नहीं, आपको जो है क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि आप जो है इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्टेट कंट्रोल कर सकता है, जैसे हम मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं जो अभी हो रहा है, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम जो है अभी हो रहा है। तो दोनों भी चीज़ें जो है डिफरेंट है, इसके बारे में जो है आप लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब जो है हम हमारे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, मार्क्सिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।